Hello everyone, good evening and welcome to the class after your test. I hope सबका टेस्ट अच्छा गया है. You can comment in message section. आप लोगों का टेस्ट कैसा गया? Let's have a conversation for another 30 seconds and after that we will start with a new chapter that is your mechanical properties of solid. ठीक है? So आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं. Done? चलो. So should we start? ओके चलो स्टार्ट करते हैं. डन. सो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमें पढ़ना क्या क्या है सबसे पहले वो देखते हैं. सो स्ट्रेस अगेन देखो ये काफी छोटा चैप्टर है और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज तुम लोगों को बता दूं. आज से हम लोग वीक डेज में जो भी पढ़ेंगे वो वहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कम करेंगे. ठीक है. और क्वेश्चंस कब करेंगे? वीकेंड का जो क्लास होता है ना, तुम लोगों का 11th का क्लास वीकेंड में होता होगा और क्लास को अरुण लेते हैं. सो ही विल डिस्कस इन दोज वीकेंड क्लास क्वेश्चंस फ्रॉम द पोर्शन जिसको आप वीकडेज में पढ़ रहे होगे. जैसे इस वीकडे में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं तो सैटरडे संडे के क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन को करवाया जाएगा. ठीक है. सो डू अटेंटिव टू दोज क्लासेस एज वेल. कीपिंग दिस इन माइंड वी विल स्टार्ट. सो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या क्या है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सबसे पहले देखेंगे क्या होता है. हुक्स लॉ को पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ेंगे, इलास्टिक मॉड्यूलाई पढ़ेंगे, पॉइजन्स रेशियो पढ़ेंगे. So these are things that we have to read. First, we will focus on this portion. First one, a stress and a strain. So under stress and a strain, what we have to read is, first we will read elastic behavior of solid. ठीक है. उसके बाद हम लोग स्ट्रेस का डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्ट्रेन को पढ़ेंगे, हुक्स लॉ को जानेंगे एंड देन वी विल रीड स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे देखो इलास्टिक मटेरियल किसको कहते हैं. सो इलास्टिक मटेरियल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसपे आपने कुछ फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद जैसे सपोज कर लो इनिशियली ये मटेरियल ऐसा था, इस पे कुछ फोर्स लगा और फोर्स के लगने के बाद ये मटेरियल ऐसा हो गया यानी कि डिफॉर्म हुआ. और द मोमेंट वी विल रिमूव द फोर्स यानी कि जो फोर्स लग रहा है उसको हटाएंगे, उसके बाद ये फिर से मटेरियल ऐसा हो जाएगा आफ्टर रिमूविंग फोर्स. सो ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं? इलास्टिक मटेरियल कहते हैं. यानी कि इलास्टिक मटेरियल्स वो होते हैं जिन पे आपने फोर्स दिया, उसका शेप चेंज हुआ, फोर्स को हटाया, वापस से वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. जैसे एग्जांपल है तुम्हारा रबर बैंड. ठीक है. देन एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. ओके, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. ओवर. सो दिस इज सिंपल मीनिंग. जैसे यहाँ रबर को आप देख लो. सो इस रबर के साथ क्या होगा? अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे, व्हाट विल हैपन? इसको स्ट्रेच करोगे, इसका लेंथ क्या होगा? इसका लेंथ बढ़ जाएगा. डन. सो इसका लेंथ कुछ ऐसा हो जाएगा. If you are applying a force on it, and the moment you will release the force, again it will come back to its original position, right? So this is a elastic material. This rubber is what? Elastic material. और इसकी इस property को क्या बोलेंगे? Elasticity बोलेंगे. ठीक है. चलो. सो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. जैसे ऐसे स्ट्रेच किया, ठीक है, फोर्स लगाया, इसका ये स्ट्रेच हो गया. डन. एंड द मोमेंट वी विल रिमूव द फोर्स, अब देखो वापस से ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. ठीक है. ओरिजिनली इट वाज लाइक दिस. डन. सो इसलिए रबर यहाँ पे क्या है? इलास्टिक है. डन. एक होता है मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल. प्लास्टिक मटेरियल कहने का मतलब ऐसा मटेरियल, सपोज कर लो यहाँ पे एक मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल जिसपे तुमने फोर्स लगाया. ठीक है. और फोर्स लगाने से इसका शेप कुछ ऐसे हो गया, ऐसे. फोर्स को हमने हटाया, फोर्स रिमूव. अगेन फोर्स रिमूव करने के बाद भी इसका शेप ओरिजिनल शेप में नहीं जा रहा, ये अभी भी ऐसा ही है. देन सेम लाइक दिस. देन सो दिस इज अ प्लास्टिक मटेरियल एंड इस मटेरियल के प्रॉपर्टी लाइक द प्रॉपर्टी दैट इट इज एग्जिबिटिंग, उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी बोलते हैं. जैसे एग्जाम्पल क्ले का लिया गया है, मिट्टी का. जैसे सना हुआ मिट्टी ले लो. ठीक है. जिससे हम लोग मूर्तियां बनाते हैं. जैसे यहाँ पे एक क्ले रखा गया, ये क्ले है, मिट्टी की जैसी चीज है. अब देखो इस पे क्या करना है? इस पे तुम्हें सॉरी, हाँ, यू जस्ट सी हियर.
what will happen? Okay, okay, let it play. एक second. It will take some time, I guess. Okay, it's not moving ahead. Okay, now see what we are doing. ये क्ले है, इस पे हम लोग फोर्स लगाएंगे अभी. सो देखो यहाँ फोर्स लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है. क्या हो गया? ये एक फ्लैट सरफेस बन गया. देन ये पहले ऐसे बड़ा बॉल जैसा था, अभी डिस्क बन गया है. अब देखो, जब तक ये पर्सन उस पर फोर्स लगा रहा था, ये फ्लैट होता गया, होता गया. उसके बाद वो पर्सन फोर्स लगाना बंद कर दिया, फिर भी वो इसी शेप में. कहने का मतलब, दिस इज नॉट इलास्टिक, दिस इज प्लास्टिक, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. ओके, चलो. नाउ स्ट्रेस क्या होता है ये पढ़ेंगे, स्ट्रेन का मतलब क्या है पढ़ेंगे, हुक्स लॉ क्या होता है पढ़ेंगे. ठीक है. So let's see here, there is a spring, okay, and with a spring there is a mass attached. तुम लोग सभी स्प्रिंग से क्वेश्चंस किए होगे, नहीं भी किए हो तो यू मस्ट बी नोइंग विदाउट रीडिंग कि जब हम लोग स्प्रिंग से किसी भी मास को हैंग करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड सेंस में, तो ये जो मास है वो उस स्प्रिंग को क्या करता है, वो इस स्प्रिंग को इलोंगेट करता है, उस स्प्रिंग को वो खींचता है. ठीक है. सो यहाँ पे देखो क्या होगा. इनिशियली सपोज कर लो एट t इक्वल टू 0 टाइम पे ये स्प्रिंग ऐसे रखा हुआ था, एंड एट t इक्वल टू 0 टाइम मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग से एक मास को जस्ट अटैच किया t इक्वल टू 0 टाइम पे. तो क्या होगा, ये जो मास है इसका एक वेट होगा. अगर इसका मास m है तो इसके पास वेट कितना होने वाला है, इसके पास वेट होगा तुम्हारा mg. ठीक है, mg. सो mg वेट से ये क्या क्या करेगा, स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा, एंड सिंस स्प्रिंग तुम्हारा इलास्टिक है वो नीचे की तरफ जाएगा, उसका लेंथ बढ़ेगा. ठीक है. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, देयर इज अ फोर्स acting on the spring, and because of that force acting स्प्रिंग का लेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. डन. सो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो F है. अगर मुझे यहाँ पे बताना है कि स्प्रिंग पे स्ट्रेस क्या लगा है, सो स्ट्रेस क्या होगा तुम्हारा, स्ट्रेस होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से. सो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस. नाउ यू मस्ट हैव कम अक्रॉस रीस्टोरिंग फोर्स. वो क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे ध्यान से अगेन डायग्राम को देखो, जैसे ही मास m को हैंग किया, mg फोर्स नीचे की तरफ लगा, स्प्रिंग का लेंथ बढ़ रहा है. जैसे ही स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा, स्प्रिंग का एक नेचुरल टेंडेंसी है कि ये स्प्रिंग इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में. ठीक है. और वो फोर्स चाहेगा स्प्रिंग के पोजीशन को वापस कहाँ लाना, इस पोजीशन में लाना, ओरिजिनल लेंथ में लाना. डन. सो द फोर्स दैट इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ दिस मास m गेटिंग हैंग्ड इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये फोर्स स्प्रिंग के पोजीशन को रीस्टोर करना चाह रहा है. ठीक है. इसको हम क्या बुलाएंगे, रीस्टोरिंग फोर्स. सो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, स्प्रिंग के जैसे स्प्रिंग का भी एक वायर है ना, इसका भी कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, कुछ ऐसा होगा. डन. सो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज व्हाट, स्ट्रेस. सो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट एरिया, सेम एज प्रेशर, राइट. अब आप देखो ए इज एरिया ऑफ वायर ऑफ अ स्प्रिंग. देन यहाँ पे देखो स्प्रिंग वायर काफी पतला ऐसा दिख रहा है, बट स्टिल इट हैज सम क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसी एरिया के क्रॉस तुम्हारा क्या लग रहा है, अपवर्ड में रीस्टोरिंग फोर्स, डाउनवर्ड में mg लगा था. देन एंड बोथ एट अ सर्टेन पॉइंट विल इक्वेट टू ईच अदर. एक और एक क्या होने वाला है यहाँ पे, इक्वल. देन सो दैट थिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्प्रिंग. एनीवे, एसआई यूनिट इसका क्या होगा, फोर्स क्या है, न्यूटन. एरिया का एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर. सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. डायमेंशन तुम लोग लिख सकते हो, फोर्स का डायमेंशन क्या लिखते हो, फोर्स का डायमेंशन क्या लिखोगे, एम एल टी माइनस टू, एरिया एल स्क्वायर. सो डायमेंशन इसका क्या होगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू. सो दैट वॉज योर स्ट्रेस हियर. सो स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया. डन. उसी को हम क्या बुला रहे हैं, स्ट्रेस बुला रहे हैं. अब देखो स्ट्रेस कितने तरह के होंगे, स्ट्रेस होंगे 3 तरह के. एक होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होगा तुम्हारा सीयरिंग स्ट्रेस, एंड तीसरा होगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस. ठीक है. सो 3 तरह के स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल, सीयरिंग
एंड हाइड्रोलिक। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से केसेस में कौन कौन से स्ट्रेस अराइज होंगे। डन। सो चलो हम लोग सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को पढ़ते हैं। अब आप देखो longitudinal stress arise कब होगा? So when the force are applied along the length of body normal to its cross sectional area. So यहाँ पे तुम लोगों को समझाने के लिए मैं एक रॉड बना रही हूँ, यहाँ पे देखो। So ये रॉड है, ठीक है, और this is the length of body, this is length of body, this is area of cross section. Done. Again area भी एक वेक्टर होता है, समझ रहे हो? जैसे अगर मैंने बोला यहाँ पे ये एक डिस्क है, सो इस डिस्क का एरिया कितना होगा? अगर इस डिस्क का रेडियस आर है तो एरिया का वैल्यू होगा पाई आर स्क्वायर। अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो उस वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्मल टू द प्लेन। डन। सो जिस प्लेन में है उस प्लेन से जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा वही एरिया का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? सो यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तब अराइज होता है जब फोर्स बॉडी के लेंथ के अलोंग लगता है। सो ये रॉड का लेंथ है ये, यानी कि फोर्स इस लेंथ के अलोंग लगना चाहिए एंड नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगेन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर। सो नॉर्मल ये हो गया। डन। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर टू द एरिया। ओके। सो फोर्स को अलोंग द लेंथ लगना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द एरिया लगना चाहिए। तो अगर मैं फोर्स कुछ ऐसे लगाऊं तो मैं कह सकती हूँ कि इस फोर्स की वजह से जो रॉड में स्ट्रेस आएगा उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो तुम्हारा वो रॉड के लेंथ को और बढ़ाना चाहेगा। ठीक है। ऑपोजिट सेंस में भी हम फोर्स लगा सकते थे, यानी कि इस सेंस में, उस केस में हमारा फोर्स क्या करेगा? रॉड के लेंथ को घटाना चाहेगा। तो चलो एक बार ध्यान से देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। जब फोर्स, ये वाले फोर्स की जब मैं बात करूं F1 तब होगा टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करूं F2 वो होगा, सॉरी, जब F2 फोर्स लगेगा देन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा। चलो यहाँ पे डायग्राम है, यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज्ड, यू जस्ट सी नाउ। जैसे देखो पहले तुम्हारा ये ब्लॉक कैसा है? ऐसा है, ठीक है। इस पे फोर्स इधर लगा, इधर लगा। अगेन ये जो फोर्स है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप करेगा क्योंकि लेंथ ऑफ मटेरियल ये है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, इससे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स तुम्हारा क्या करेगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप करेगा। फर्दर ये दोनों फोर्स जो है वो इस बॉडी के लेंथ को बढ़ाना चाहेगा। सो जब लेंथ को वो बढ़ाना चाहेगा उस फोर्स को, और उस केस में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ है उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है। सो टेंसाइल स्ट्रेस इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वो उस केस में फोर्स लेंथ के अलोंग लगेगा परपेंडिकुलर टू द एरिया। दैट इज द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग। नाउ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस देखो सेम ऑब्जेक्ट को लिया है, इस केस में फोर्स ऐसे लग रहा है, सो ये बॉडी को कंप्रेस करना चाहेगा। डन। सो दिस इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। एवरीवन क्लियर अबाउट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस? देखो आंसर तुम लोग प्लीज फास्ट करना, ठीक है, प्लीज। ओके जडेजा, ओके डन, थैंक यू सो मच। नाउ सीयरिंग स्ट्रेस पे जाते हैं। डन। सो सीयरिंग स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है? सो इस केस में सपोज कर लो हमारे पास एक इलास्टिक होना जरूरी है, क्योंकि इलास्टिक होगा तभी बॉडी का क्या होगा? शेप चेंज होगा, फोर्स हटाने के बाद शेप वापस आ जाएगा। सो अगर सपोज कर लो हमारे पास एक इलास्टिक सिलेंडर है जस्ट लाइक दिस। सो व्हेन फोर्स आर अप्लाइड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे देखो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया किधर है? कौन सा है? ये है, ठीक है। अगर फोर्स इससे पैरेलल लगता है, यानी कि अगर ऐसे फोर्स लगेगा तब तो तुम्हारा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस होगा, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फोर्स को पैरेलल टू द एरिया लगाना है, नॉट परपेंडिकुलर। सो दिस फोर्स F1 here. So if F1 force is acting here in this case, then this F1 force will create a stress in the cylinder, और इस स्ट्रेस को हम क्या बुलाएंगे? सीयरिंग स्ट्रेस बुलाएंगे। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो टेंजेंट के अलोंग लग रहा है। ठीक है। अब देखो एग्जांपल, यहाँ पे देखो आप ध्यान से, ये जो बॉडी था इनिशियली देखो ऐसा है, स्क्वायर शेप में है,
एरिया, ऊपर एरिया है, उसके अलोंग ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे, यानी कि पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो तुम्हारा अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे, इस सिलेंडर का अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर सिलेंडर के केस में अगर एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है, तो बिकॉज ऑफ दिस टेंजेंशियल फोर्स मेरा सिलेंडर कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये इलास्टिक है ना सिलेंडर, तो मेरा सिलेंडर कुछ ऐसे हो जाएगा। यानी कि इसका जो थिंग है वो यहां से यहां शिफ्ट हो गया, डन। एंड बाय व्हाट एंगल इट इज गेटिंग शिफ्टेड, इफ यू आर आस्क्ड बाय व्हाट एंगल इट इज गेटिंग शिफ्टेड, तो देखो ये एंगल है थीटा, यही एंगल है ना थीटा। सो इस तरह के स्ट्रेस को हम लोग क्या बुलाएंगे, शियरिंग स्ट्रेस, डन। दिस इज कॉल्ड शियरिंग स्ट्रेस। आई होप तुम लोगों को टाइप्स क्लियर हो रहा है। किसी को भी कहीं भी डाउट हो, जस्ट स्टॉप मी देयर, ओके, ठीक है, तुम लोग बता देना पक्का। नाउ हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ये क्या होता है, सिंपल है, किसी भी बॉडी को तुम पानी के अंदर डाल दो, उस पर पानी की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो है हाइड्रोलिक स्ट्रेस। सिर्फ पानी ही नहीं, कोई भी फ्लूइड के अंदर, दैट फ्लूइड मे बी एयर, मे बी वाटर, मे बी एनी अदर लिक्विड, राइट। सो इफ अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स, ठीक है, सो फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड के अंदर अगर कोई भी चीज है, तो वो जो फ्लूइड है वो उस पे हर तरफ से प्रेशर लगाता है। दैट वी विल स्टडी इन फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। सो फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है, कोई भी बॉडी पे अगर हर तरफ से ये हर स्ट्रेस हमेशा कॉम्प्रेसिव होगा, रिमेंबर। सो इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म प्रेशर फ्रॉम ऑल द साइड्स, हर साइड से यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है, देन द स्ट्रेस इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और हाइड्रोलिक स्ट्रेस कभी भी बॉडी के वॉल्यूम को बढ़ा नहीं सकता, वो हमेशा घटाएगा, क्योंकि प्रेशर हमेशा इनवर्ट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। सो ऑलवेज हैव दिस इन योर हेड। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के केस में वो कंप्रेस भी कर सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है, बट इन केस ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रेस इट विल ऑलवेज डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ओके। सो यहाँ पे देखो, इनिशियली ये बॉल कुछ इतना बड़ा था, जैसे ही उस पे हर तरफ से प्रेशर लगा, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। सो there will be a change in its volume and that change will be always negative, okay. So this is hydraulic stress, done. So हाइड्रोलिक स्ट्रेस अगेन हर केस में तुम्हारा, जैसे स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सो यहाँ भी अगर तुम्हें शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखना है, तो अगर इसका एरिया ए है, तो तुम्हारा शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, F1/A, नथिंग डिफरेंट। यहाँ भी अगर तुम्हारा हर तरफ से फोर्स अगर F लग रहा है और इसका एरिया, टोटल एरिया अगर A है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, ठीक है। सो इन ऑल केसेस, बी इट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, formula is same, force per unit area. Only difference is कि in first case force will act perpendicular to the cross sectional area, second case force will act parallel to the cross sectional area, and in third case that force will act perpendicular from all the directions uniformly, always resulting in decrease of volume, then. And in every case if a stress is equal to force by area, but which area, that you should keep in your head. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेन को पढ़ेंगे। स्ट्रेन क्या होता है, अब देखो सबको स्ट्रेस क्लियर है, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन स्ट्रेस, किसी को कोई प्रॉब्लम है स्ट्रेस को समझने में? प्रज्ञा, ओके, थैंक यू सो मच। इसी तरह से सभी लोग अपना अपना अटेंडेंस लगाया करो क्लास में, अटेंडेंस लगाना बहुत जरूरी है। आई वांट टू हियर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। अच्छा लगता है मुझे जब तुम लोग मैसेज करते हो ना, आई रियली फील गुड, दिन भी अच्छा जाता है, आई मीन रात, क्योंकि इसके बाद तो रात होगी। चलो ठीक है, अब क्या है, स्ट्रेन क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, सब हर चीज पे हम लोग स्ट्रेस डाल रहे थे, फोर्स डाल रहे थे, फोर्स की वजह से उस बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा था, है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के केस में अगर वो टेंसाइल स्ट्रेस है, लेंथ बढ़ रहा था, कॉम्प्रेसिव है, लेंथ घट रहा था, शियर स्ट्रेस में एंगल चेंज हो रहा था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस में क्या हो रहा था, वॉल्यूम चेंज हो रहा था, डन। सो उसी चेंज को हम लोग स्ट्रेन के टर्म में पढ़ते हैं। सो अ स्ट्रेन इज व्हाट,
A strain is ratio of change in dimension to the original dimension. Then that is called a strain. Then so strain is change in dimension by original dimension. अब चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन. जिस तरह से टाइप्स ऑफ स्ट्रेस था उसी तरह से टाइप ऑफ स्ट्रेन है. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये किस केस में अराइज होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस. जब स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल हो तब जो स्ट्रेन होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं. ठीक है. सिंपली जब उसी तरह से जब तुम्हारा स्ट्रेस शियर स्ट्रेस हो उस केस में जो स्ट्रेन डेवलप होगा शियरिंग स्ट्रेन बोलेंगे. और जब तुम्हारा स्ट्रेस हाइड्रोलिक हो या वॉल्यूमेट्रिक हो, इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं. ठीक है. उस केस में जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसको वॉल्यूमेट्रिक और बल्क स्ट्रेन बोलेंगे. अब इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका देखेंगे, इसका देखेंगे. सो बहुत सिंपल है, हम लोग तुरंत देख सकते हैं इसको इजिली. अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में स्ट्रेस के केस में क्या चेंज हो रहा था? लेंथ. सो स्ट्रेन क्या था? फाइनल लाइक स्ट्रेन क्या था तुम्हारा? यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन. सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के केस में कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है? लेंथ. सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को क्या लिखेंगे? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. सो इनिशियली अगर लेंथ सपोज कर लो L है, हमने फोर्स लगाया, सिंस ये टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे डेवलप होगा क्योंकि फोर्स लेंथ को बढ़ाएगा. So there is increase in the length. Suppose delta L length increment हुआ, so strain will be equal to change in length. यहाँ पे dimension क्या हो गया? Length. Change in length by original length. So delta L by L here is the longitudinal strain. ठीक है. This is longitudinal strain. अब चलो सीयरिंग स्ट्रेन को पढ़ते हैं. सीयरिंग स्ट्रेन में क्या मैंने तुम लोगों को दिखाया था कि एंगल चेंज हो रहा है, थीटा. सो दैट थीटा इज कॉल्ड सीयर स्ट्रेन. ओके. सो यहाँ पे क्या चेंज हुआ था? एंगल चेंज हुआ था ना, ये ऐसे, ये एंगल यहाँ पे इस वर्टिकल लाइन से थीटा बना रहा है. डन. सो दिस थीटा इज कॉल्ड व्हाट? शियर स्ट्रेन. अब इस थीटा को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो मैंने एक सिलेंडर बनाकर तुम लोग जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. सो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि मेरा सिलेंडर कुछ ऐसे मूव कर गया है बिकॉज ऑफ दैट शियर स्ट्रेस, so it had changed or got extended to or got shifted, will be the right word. So इस तरह shift हुआ है कितने length से? delta L, and this is theta. Length of cylinder, let's say it is L. So tan theta will be equal to how much? delta L by L. Done. So यहाँ पे अब आप ध्यान से देखो, this is L, this is X. थीटा. x की जगह मैंने क्या इसको माना है? डेल्टा L. उसको x बोलो, डेल्टा L बोलो, व्हाटएवर. tan थीटा इज इक्वल टू x बाई L. एंड ये जो डेल्टा L होगा ना, ये काफी छोटा होगा, काफी छोटा. डन. सो अगर x छोटा है, x बाई L बहुत छोटा होगा, tan थीटा भी बहुत छोटा होगा. और अगर tan थीटा छोटा होता है तो tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं. इफ थीटा इज स्मॉल, राइट. सो इसको लिख सकते हैं. तो यहाँ पे थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? x by L. So this is your shear strain. Shear strain क्या लिखोगे? Change in length, sorry, not change in length, by whatever length it is getting shifted in the direction of force. Force हमने किधर लगाया? इधर. Force के direction में हमारा सिलेंडर शिफ्ट हुआ. सिलेंडर का ये वाला पोर्शन रिजिड है, फिक्स है. ठीक है. तो ये पोर्शन यहाँ रह रहा है, सिलेंडर शिफ्ट हो गया कितने लेंथ से? डेल्टा L. So theta will be x by L. That is tan theta is x by L. So this is your shear strain. Okay. चलो, किसी को डाउट हो तो जरूर बताना. नाउ वॉल्यूमेट्रिक और बल्क स्ट्रेन. उस केस में क्या हो रहा था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस के केस में वॉल्यूम चेंज हो रहा था. सो स्ट्रेन इज व्हाट? चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन. सो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. ठीक है. सो यहाँ पे स्ट्रेन को आप क्या लिखोगे? डेल्टा V बाई V. ठीक है. एंड रिमेंबर दिस डेल्टा V विल बी नेगेटिव बिकॉज डेल्टा V को क्या लिखोगे? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, एंड दिस फाइनल वॉल्यूम इज लेस देन दैट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम. सो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव. इसलिए जब भी आगे हम लोग देखेंगे इक्वेशंस को, जब हम हुक्स लॉ को पढ़ेंगे और आगे देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ये नोटिस करेंगे कि ये जो आपका डेल्टा V है ना, यहाँ पे हम लोग माइनस डेल्टा V बाई V रखना पसंद करते, जस्ट टू मेक दिस टर्म पॉजिटिव. सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को
डेल्टा वी बाई वी लिखने की जगह क्या लिखते हैं, माइनस डेल्टा वी बाई वी. वाई? बिकॉज दिस डेल्टा वी इज इनहेरेंटली नेगेटिव एंड हियर वी आर डिफाइनिंग अ रेशियो. रेशियो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव टर्म होगा. सो राइट हियर नेगेटिव, दैट इज रिक्वायर्ड. ओके, सो माइनस डेल्टा वी बाई वी, दैट इज योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? फास्ट. देखो हम लोग 11th का सेकंड पार्ट काफी इजीली और काफी जल्दी और काफी अच्छे से खत्म करेंगे. ठीक है, जडेजा. ओके, थैंक यू. प्रज्ञा, थैंक यू सो मच. अदर्स प्लीज वेक अप कॉल. टंग 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 टंग, दैट इज योर अलार्म बेल फॉर एवरीवन. अंकित, अभय, आदित्य, सो मेनी आर एब्सेंट टुडे. क्या हो गया सबको? सब लोग नाराज है मुझसे आई गेस, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था तुम लोगों को टेस्ट से पहले ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, बट मैं नहीं पढ़ा पाई क्योंकि क्लास हुआ नहीं. सो मेरी तो कोई गलती नहीं है. अगर तुम लोग आ जाते तो मैं बहुत ही खुशी से आ जाती क्योंकि मैंने प्रिपेयर किया था. ओके जडेजा और जयदीप, सॉरी, थैंक यू. चलो कोई नाराज नहीं है, सही है. जो नहीं आए हैं उनसे हाथ जोड़कर मेरी तरफ से क्या करना, रिक्वेस्ट करना कि आप लोग प्लीज क्लास अटेंड किया करें, क्लास लीव ना करें. दिस इज नॉट अ गुड हैबिट. ठीक है, सबको बता देना. चलो आगे पढ़ते हैं. हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या करेगा? अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्ट्रेस को पढ़ा, स्ट्रेन को पढ़ा. अब ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन को जोड़ने का काम कौन करेगा? हुक्स लॉ. यानी कि हुक्स लॉ उनके बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा. ठीक है, हमने स्ट्रेस को जाना, स्ट्रेन को जाना. अब उनके बीच में रिश्ता क्या है ये कौन बताएगा? हुक्स लॉ. तो देखो क्या रिश्ता है, आगे देखते हैं. सो इफ डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, ठीक है, यानी कि delta L is small, delta V is small, theta is small. So if these things are small, in that case, a stress is directly proportional to strain. ठीक है, and this is known as Hooke's law. So Hooke's law में जनरली देखो, जब तुम लोग को अगर एग्जाम में आता है डेफिनेशन लिखो, तुम लिखोगे स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यू आर करेक्ट, बट यू आर पार्शियली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक अजम्पशन है. फॉर अ स्मॉल डिफॉर्मेशन, नॉट ऑलवेज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन. It's only directly proportional when deformation is what? Small. So ये वाली जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रेड से मार्क किया गया है. ओके, चलो, इसका मतलब ये है. अब देखो, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट किसी चीज के बराबर होगा, ये के बोला हमने, और ये के का नाम डिफरेंट डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेस कौन सा है. अगर ये स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, के का नाम होगा यंग्स मॉड्यूलस. अगर ये स्ट्रेस है तो के का नाम होगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. और अगर ये स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस है, तो के का नाम होगा बल्क मॉड्यूलस, जो कि हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया भी हुआ भी है. के को हम क्या बुलाते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन जनरल, और डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्ट्रेस उसका नाम डिफरेंट है. और अगर तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो के वाई के बराबर होता है, यानी कि के को हम वाई बुलाते हैं, जो कि यंग्स मॉड्यूलस है. ठीक है, क्लियर है सबको? एवरीवन क्लियर? हुक्स लॉ समझ में आया? सो हुक्स लॉ कुछ नहीं है. फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. चलो, अब हम लोग कर्व पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद हम लोग डिफरेंट नेम्स में जाएंगे. ठीक है, सो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बार क्वेश्चन आया है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कर्व. अब आप देखो यहाँ पे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व बनाने जा रहे हैं. स्ट्रेस को रखा y एक्सिस के अलोंग, स्ट्रेन को रखा x एक्सिस के अलोंग. ठीक है, हमने कर्व बनाया, हमारा कर्व कुछ ऐसा आया. डन, ऐसा जैसा दिख रहा है अभी तुम्हें डायग्राम में. अगेन ये कर्व का ए बी कितना क्लोज होता है, बी सी कितना दूर है, डी और ई कितना पास कितना दूर है, विल डिपेंड ऑन कि तुमने ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस मटेरियल का ड्रॉ किया है. लाइक have you if you have drawn it for steel, for iron, or for different things, right? So material different होगा तो ये कर्व में थोड़ा चेंजेस आएंगे, बट शेप सेम रहेगा.
only difference will be distance between different these points. Okay, so पहले देखते हैं इन points का क्या मतलब है. So stress strain curve vary from material to material. सबसे पहली चीज, सबका एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये कर्व ही बताता है कि उस मटेरियल का नेचर क्या है, और हर मटेरियल का नेचर अलग होता है, सो कर्व अलग अलग होगा. नाउ इस कर्व को ड्रॉ करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस कर्व को देखकर हमें यह पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल कितना आसानी से डिफॉर्म होगा, कौन सी मटेरियल कितने इजिली डिफॉर्म नहीं होंगे. मीन्स कर्व इज, ये कर्व तुम्हारा क्या है, जैसे कोई भी इंसान का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, जैसे हमारा आइडेंटिटी कार्ड हमारा आधार कार्ड है, वो हमारा नाम, हमारा घर, हमारा पता, हमारा बहुत सारी चीजों को बताता है. उसी तरह से ये तुम्हारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये किसी मटेरियल के नेचर को बताएगा कि उस पे कितना ज्यादा लोड रखा जा सकता है, वो किस तरह से इलोंगेट होगा. सो दिस इज बेसिकली द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ एनी मटेरियल. ओके, सो चलो अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं. सपोज कर लो मैंने एक यहाँ पे स्प्रिंग लिया. स्प्रिंग क्या है मेरा? इलास्टिक मटेरियल है, ठीक है. और ये स्प्रिंग सपोज कर लो किसी एक मटेरियल एक्स से बना है, ठीक है, एनीथिंग एक्स. और इससे एक मास को मैंने क्या किया, हैंग किया. और इस मास, सॉरी, एक बॉक्स को हैंग किया. इस बॉक्स में मैं क्या कर रही हूँ, छोटे छोटे स्टोन्स को डाल रही हूँ, और इन स्टोन्स का स्मॉल स्मॉल वेट है. डन. पहले पहला स्टोन आएगा तो इस पे कुछ थोड़ा फोर्स लगेगा स्प्रिंग पे. ये स्प्रिंग क्या होगा, थोड़ा नीचे आएगा, इलोंगेट होगा. जैसे जैसे मास को डालेंगे वेट बढ़ेगा, स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा. डन. और ये मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे स्ट्रेस चाहिए वाई एक्सिस के लॉन्ग ड्रॉ करने के लिए. सो स्ट्रेस क्या होता है तुम्हारा, फोर्स पर यूनिट एरिया. सो जैसे जैसे मैं स्टोन को डाल रही हूँ फोर्स चेंज होता जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम रहेगा. सो सपोज कर लो कि t इक्वल टू 0 टाइम पे मैंने एक स्टोन डाला, उसका मास कुछ m1 है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, m1 g/a. उसको मैं यहाँ पे रखूंगी, ठीक है, उसको कहीं यहाँ रखा. फिर हमने दूसरे स्टोन को डाला, मास हो गया m2g/a, स्ट्रेस ये हो गया. फिर से स्ट्रेस को प्लॉट किया, और हर स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन के वैल्यू को मेजर करेंगे विथ मेजरिंग स्केल, और उसको एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. ठीक है, सो ऐसा कुछ किया गया है. उसके बाद ये ग्राफ को ड्रॉ किया गया है. अब हम लोग ग्राफ को पढ़ते हैं. ठीक है, ये क्या कह रहा है. सो सबसे पहले हम लोग ओ से ए पढ़ने की कोशिश करते हैं. अगर तुम ग्राफ को ओ से ए पढ़ो तो मेरा ग्राफ कैसा दिख रहा है, ओ से ए स्ट्रेट लाइन. डन. रिमेंबर हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस जो है वो के इंटू स्ट्रेन है ना, यही कहा है ना हुक्स ने. और स्ट्रेस वाई एक्सिस के लोगे, वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, के एक्स. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ. स्ट्रेस और स्ट्रेन का अगर कर्व बनाना है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग, तुम अगर कर्व बनाओगे तो वो कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन. और यहाँ पे देखो जो ग्राफ है उसका ओ से ए तक का रीजन स्ट्रेट लाइन है पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन. सो हम ग्राफ देखने के बाद ये कह सकते हैं कि ओ से ए तक ये जो ग्राफ है वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन with no intercept on y axis, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रहा है, सेम एज हुक्स लॉ. सो हम लोग सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोलेंगे इस ग्राफ के लिए, फ्रॉम ओ टू ए दिस कर्व इज लीनियर. सबसे पहला हुक्स लॉ इज गेटिंग ओबेड, इट मींस द, इसका मतलब क्या है. अब देखो हुक्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है, अब इसका मतलब समझते हैं. सो तुम लोगों ने देखा था वहां पे लिखा था फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो हुक्स लॉ बेसिकली उस स्ट्रेस से डील करता है जहां पे हम लोग लाइक अगर हम लोग स्ट्रेस दे रहे हैं तो बॉडी इलोंगेट हुआ, स्ट्रेस को हटाया तो बॉडी वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया. ठीक है, यानी कि हुक्स लॉ इज टॉकिंग अबाउट दैट रीजन वेयर बॉडी इज कंप्लीटली इलास्टिक. क्योंकि इलास्टिक में क्या हो रहा था, सबसे पहले मैंने डिस्कस किया क्लास के स्टार्टिंग में कि तुम फोर्स लगाओ बॉडी डिफॉर्म हुआ, फोर्स हटाओ बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया. सो हुक्स लॉ भी उसी रीजन में अप्लाई होता है. स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब
एक और ये है कि जब तुम लोग स्ट्रेस को लगा रहे हो, बॉडी डिफॉर्म हुआ, स्ट्रेस हटाए, बॉडी क्या हो गया, ओरिजिनल शेप में आ गया, ठीक है। सो बिटवीन O to A ग्राफ इज लीनियर, इट ओबेज हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। ओके, सो इसका मतलब ये भी है। अब ये जरूरी नहीं कि अगर हुक्स लॉ नहीं भी अप्लाई हो रहा है तो भी बॉडी इलास्टिक हो सकता है, ठीक है, ये ऑलवेज कीप इन योर हेड। मैंने ये बोला कि अगर हुक्स लॉ अप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली बॉडी स्ट्रेस को हटाने के बाद ओरिजिनल शेप में आएगा, लेकिन अगर बॉडी स्ट्रेस को हटाने के बाद ओरिजिनल पोजीशन में आता है, इसका ऑलवेज ये मतलब नहीं होता कि वो हुक्स लॉ को फॉलो कर ही रहा है, यानी कि contrary is not true। जैसे देखो B and C when we will A to B when we will discuss, that will become clear। Okay, so in this region solid behaves as an elastic body। so इस region में body किसकी तरह behave कर रहा है, elastic की तरह behave कर रहा है। Then slope of line OA, slope किसके बराबर होगा, K के बराबर होगा, that is constant of elasticity whatever it was, so उसके बराबर होगा। Then clear है, चलो, it is equal to K, right? Okay, everyone left the meeting. What happened? No network? Should I wait? Karan, are you able to hear me? Ankit? Am I audible? Please to give me answers if possible. Okay. Yes. Okay. Let me take it forward. So, what was the conclusion of graph reading from O to A? Graph is linear, so it obeys Hooke's law. It is elastic in this region, and slope of this part is equal to K, where K is what? That proportionality constant in Hooke's law. Okay, so that is modulus of elasticity. Now we will cover which portion of the graph, AB. Done. अब देखो AB में क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं है सबसे पहले, सो हुक्स लॉ इज नॉट गेटिंग ओबेड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल, हुक्स लॉ नॉट गेटिंग ओबेड। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड, लेकिन यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है, फिर भी बिटवीन ए एंड बी बॉडी विल रिमेन इलास्टिक, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कर्व, राइट। सो nevertheless means despite, body still returns to its original dimension when the applied force is removed। यानी कि O to A तो बॉडी इलास्टिक है, A to B ऑल्सो बॉडी इज इलास्टिक इवन दो हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, ठीक है। चलो, नाउ B इज कॉल्ड द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट क्या है? सो इफ यू सी, yield point is point B in the curve is known as yield point, also known as elastic limit, and corresponding stress is known as yield strength of the material. So we need to understand what is the yield point. So as you will move from A to B, at A stress value is something. So as we are moving from A to B, we are increasing the stress, then increasing, and we are reaching B. If we increase a stress beyond B, that is, if we increase a stress is getting denoted by sigma. So if sigma is greater than sigma y, then sigma y is what? A stress at point B. So अगर हम लोग इससे ज्यादा स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तब हमारा बॉडी इलास्टिक नहीं बचेगा। Done. So B is that point up to which body will remain elastic. That is, till point B, if we make sigma 0, then strain will also become 0. That is, body will come back to its original dimension.
ठीक है, एंड दैट इज व्हाई बी इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट. दिस इज दैट पॉइंट अप टू विच बॉडी स्टेज इलास्टिक. ओके, सो दिस इज ऑल्सो, दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको क्या बुलाते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नाउ इन द रीजन फ्रॉम बी टू डी, अब देखो ए टू बी हमने पढ़ रखा है. अप टू बी बॉडी इज इलास्टिक, beyond B body is not elastic, we already know that because B is the yield point. Maximum up to B it will be elastic. So now what happens between B and D when the load is removed, yani ki I have taken the example of a spring. So spring पे अब सपोज करो मैंने इतना वेट यहाँ पे डाल दिया, इतने नंबर ऑफ स्टोन्स डाल दिए कि यहाँ पे जो स्ट्रेस जनरेट हुआ है बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ स्टोन वो सिग्मा वाई के बराबर है सपोज. ठीक है, और या फिर सपोज कर लो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्टोन इज सिग्मा एंड दैट इज ग्रेटर देन सिग्मा 1. सो व्हाट विल हैपन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड? इफ आई रिमूव दिस होल स्टोन, डन, this spring will not regain its original length. Done. So this is one thing between B and D that is happening. Another thing, in this case when a stress is zero, that is again इसको ही रीड करने का तरीका हुआ कि अगर मैं सारे स्टोन को हटा दूं, that is स्ट्रेस को जीरो कर दूं, तो भी ये अपने ओरिजिनल लेंथ में नहीं आएगा. that is चेंज इन लेंथ जीरो नहीं हो पाएगा. that is स्ट्रेन जो है वो जीरो नहीं हो पाएगा. एंड द मटेरियल इज सेड टू हैव अ परमानेंट सेट. और इस केस में हम क्या कहते हैं कि मटेरियल का एक परमानेंट सेट हो गया है. कहने का मतलब कि उसके अंदर जो एक स्ट्रेन जो डेवलप हुआ है वो अब रह जाएगा, वो उसको अब हम हटा नहीं सकते, स्ट्रेस को भी हटाने से उसको हटा नहीं सकते. एंड दैट इज व्हाई दैट इज टर्म्ड एज परमानेंट सेट. ओके, सो दैट परमानेंट सेट वैल्यू विल बी हाउ मच? देखो सपोज कर लो ये सिग्मा ये यहाँ पे है, यानी कि इतना वैल्यू है. सो अगर यहाँ से अगर हम लोग स्ट्रेस को जीरो करते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद, इस पॉइंट को सपोज करो तुम बुला लो कुछ भी, जेड बुला लो. सो जेड पॉइंट पे पहुंचने के बाद अगर हम लोग स्ट्रेस को जीरो करते हैं, स्ट्रेस को जीरो करते हैं, तो वो इस कर्व को ऐसे ट्रैवर्स नहीं करेगा, कर्व को रिट्रेस नहीं करेगा, वो यहां से कुछ ऐसे आके ऐसे जाएगा. यानी कि स्ट्रेस तो जीरो होगा क्योंकि हमने सारे स्टोन को हटा दिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, कर्व कर्व यहाँ पहुंचेगा, मतलब इतना स्ट्रेन उसमें बच जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड परमानेंट सेट. समझ रहे हो? यानी कि अगर मैं जेड पे पहुंचने के बाद अगर स्ट्रेस को जीरो करती हूँ और अगर जीरो इसी कर्व के अलोंग होता है, तब तो वो जीरो पॉइंट पे आ जाएगा स्ट्रेन. डन, यानी कि वो कर्व को रिट्रेस नहीं करेगा, उसका कोई और कर्व बनेगा, और जो कर्व कहाँ एंड होगा? एक्स एक्सिस पे, नॉट एट ओरिजिन, एट सम सर्टेन पॉजिटिव स्ट्रेन वैल्यू. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड योर परमानेंट सेट. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, चलो. सो डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन. और यहाँ पे सिंस एक डिफॉर्मेशन रह जा रहा है, सो इस डिफॉर्मेशन को इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, प्लास्टिक बोलेंगे, क्योंकि प्लास्टिक का मतलब ही होता है कि डिफॉर्मेशन तुम्हारा कंप्लीटली कैंसिल नहीं होने वाला. ठीक है, सो दैट इज दिस. नाउ द पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज नोन एज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अब देखो बी से डी तक क्या हो रहा था? बी से डी तक अगर हम लोग स्ट्रेस को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जेड पॉइंट पे पहुंचे, उससे बाद भी यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, सो वी आर इंक्रीजिंग स्ट्रेस. स्ट्रेन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना? लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेस को घटाते हैं तो स्ट्रेन घट जाएगा. डन. लेकिन डी के बाद अगर हम लोग स्ट्रेस को घटाएंगे तो भी तुम्हारा स्ट्रेन जो है वो बढ़ता जाएगा. एंड दैट इज व्हाई डी इज कॉल्ड ultimate tensile strength. Ultimate tensile strength means up to D क्या हो रहा था कि तुम स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तब स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन D पहुंचने के बाद वो बॉडी इतना कमजोर हो गया है ना कि उसको अगर तुम कम पीटते हो तो भी वो और कमजोर होगा, यानी कि वो और डिफॉर्म होगा. डन. सो D इज कॉल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसका मतलब ये है कि उसके बाद वो और ज्यादा स्ट्रेस को सहन करने की स्थिति में नहीं है. उसके बाद अगर तुम उसको
उसके स्ट्रेस को घटाते हो तो भी वो ज्यादा स्ट्रेन में जाएगा। डन। एंड दैट इज वाई यहाँ पे देखो डी के बाद ग्राफ का पोर्शन डिप कर रहा है डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या है, सेकेंड ग्राफ में मैं समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, सपोज कर लो यहाँ पे मैं इस पॉइंट की बात करूं, अगर अगर मैं पॉइंट इसको कुछ भी पी बुला लो, सो पी पे देखो, डी से पी आने में क्या हुआ है, स्ट्रेस घटा है। सो स्ट्रेस हमारा क्या हो गया, घट गया। लेकिन देखो डी पे स्ट्रेन कितना था, इतना स्ट्रेन था, और पी पे स्ट्रेन कितना हुआ है, इतना बढ़ गया है। यानी कि डी से पी तक जब हम लोग आए तो स्ट्रेस तो घटाया हमने, लेकिन फिर भी स्ट्रेन क्या हो गया है, बढ़ गया है। And that is why D is called ultimate tensile strength, because beyond D, even if we are increasing stress, sorry, even if we are decreasing stress, a strain is increasing. ठीक है। सो D to E के बीच में क्या हो रहा है, ग्राफ डिप हुआ है, उसका मतलब है decreasing stress, also then a strain is increasing. Then and if we keep on decreasing stress, even if we keep on decreasing a stress, what happens, the material will break at certain point, and that point is indicated here as E, and this E is called fracture point. यहाँ पे हमारा बॉडी क्या, जैसे एक चीज को तुम खींच रहे हो खींच रहे हो खींच रहे हो खींच रहे हो, इतना स्ट्रेस स्ट्रेन आ गया कि अब वो क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। सो E is called your fracture point. डन। सो फ्रैक्चर पॉइंट के बाद क्या हो रहा है ना, कि जब तुम स्ट्रेस नहीं भी लगा रहे हो तो भी वो खींचता जा रहा है और वो टूट जाएगा। डन। नाउ डिपेंडिंग ऑन ये जो डी और ई वाला पोर्शन है ग्राफ का, ये काफी इंपॉर्टेंट है मटेरियल के नेचर को स्टडी करने के लिए, कि हमारा मटेरियल ब्रिटल होगा या डक्टाइल होगा। ठीक है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि गोल्ड काफी अच्छा, काफी डक्टाइल होता है। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड का एक वायर है, सपोज कर लो गोल्ड का एक वायर है, तुमने उस पे इतना स्ट्रेस लगाया कि वो डी तक पहुंच गया, ग्राफ का डी पोर्शन तक। उसके बाद तुमने स्ट्रेस को घटाना शुरू किया, फिर भी वो गोल्ड वायर क्या हो रहा होगा, खींच रहा होगा खींच रहा होगा। डन। और वो खींचते खींचते अभी भी वो जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, यानी कि उसका डी और ई पॉइंट के बीच में काफी दूरी होगा। डन। इवन मतलब उस केस में जो मेरा ग्राफ होगा वहां पे तुम्हारा ये सपोज कर लो डी है, तो ई हमारा काफी दूर होगा, और जो तभी वो खींचता जाएगा ना। डक्टाइल का मतलब क्या है, ऐसी चीज जिसको तुम बहुत लंबा खींच सकते हो, दैट इज डक्टाइल। सो बहुत लंबा खींचने के लिए जरूरी है कि डी और ई पॉइंट दूर दूर हो। अगर डी और ई पॉइंट पास है, इसका मतलब क्या है, जैसे ही डी पॉइंट तक पहुंचा, डी पॉइंट तुम्हारा क्या है, डी का नाम क्या था, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक। जैसे ही हम डी तक पहुंचे, उसके बाद वो तुरंत टूट जाएगा, तो उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। तो अगर तुम्हें ग्राफ को देखकर बताना है कि कौन सा मटेरियल ब्रिटल है कौन सा डक्टाइल है, तो कैसे बताओगे, if D and E are close, material is brittle, and if D and E are far apart, the material is ductile. Okay, so that was the reading. That was what? That was the reading of graph. Karan, if you have any doubt, let me know. I don't know. सारे कहाँ गायब हो गए तुरंत? Without informing, without saying anything. Yes. Any doubt? Okay, Karan. Like we should always take the privilege of talking with our teachers, है ना? क्योंकि इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी बोल सकते हो, बता सकते हो। यार पास तो बैठे नहीं, इतना साई क्यों फील करना। हाँ कुछ भी बताओ, लाइक समझ में आया चीजें। ओके, यू आर आस्किंग मी टू मूव अहेड, इट मींस आई एम जस्ट अज्यूमिंग इट अगेन। सो आज की क्लास में मैंने ये सारी चीजें रखी थी। अब देखो समरी देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मटेरियल का नेचर दो तरह का होता है,
इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल का टेंडेंसी होता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल शेप में आने का वंस द फोर्स इज विथड्रॉन, राइट? सो दैट इज इलास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक मटेरियल, अगर प्लास्टिक मटेरियल पे अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है तो उस केस में उसकी टेंडेंसी ओरिजिनल शेप में वापस से आने की नहीं होती है, यानी कि वहां पे एक परमानेंट सेट हो जाता है। डन। सो दिस आर प्लास्टिक मटेरियल। अगेन इलास्टिक मटेरियल का ये टेंडेंसी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। सो अगर कहीं भी रीस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है वो किस केस में आएगा? इलास्टिक मटेरियल के केस में आएगा, ठीक है? सो रीस्टोरिंग फोर्स इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग मटेरियल बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन वंस एक्सटर्नल फोर्स इज withdrawn. Okay, so that is it. Now the restoring force per unit area is known as what? Stress. So stress we are defining for elastic material here, and stress is force per unit area, same as pressure. So now what is a strain? Change in dimension to original dimension is what? A strain. So a strain is basically a ratio of two pure thing, right? अब यहाँ पे देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इस केस में लेंथ चेंज हो रहा था, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल, सीरिंग स्ट्रेन इज एक्स बाई एल, बिकॉज हियर angle was getting changed and this is tan theta. Volumetric strain, in case of hydraulic stress, volume was changing, so here volume strain we define delta v by v, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा हुक्स लॉ, अगर डिफॉर्मेशन स्मॉल है we define हुक्स लॉ, and in Hooke's law we say that stress is directly proportional to a strain. Done. So here stress is directly proportional to what? Strain. Done. And this proportionality constant is written as what? This is equal to K. And depending on what the nature of a stress is, K will have different name. As I said, कल के क्लास में हम इसको पढ़ेंगे extensively. But for now, let me recall you. If a stress is that is called longitudinal stress, y is K is called Young's modulus, indicated by letter Y. If a stress is shear stress, K is called modulus of rigidity, indicated by letter G. That is, in this case, K becomes equal to G. अगर हमारा स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है तो K हमारा हो जाता है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, जिसको हम लोग कल के क्लास में फिर से पढ़ेंगे. If you have any doubt, let me know. We have one more minute left. These are the NCERT questions. Chapter 9 आप खोलोगे, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग you can do question number 2, question number 3 and question number 9. So get these 3 questions done from your NCERT textbook. Okay, any doubt? Yes, one student out here, let me know please. It will make me feel good that while leaving the class you can just give me a goodbye note, है ना? क्लास में क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया, whatever. No, nothing. Okay, so I should not wait, I guess. ठीक है, चलो, bye bye, take care. So in tomorrow's class we will meet again with left portion of this mechanical properties of solid. ठीक है, chapter is quite easy. कल के क्लास में हम लोग जो rest portion है उसको भी complete कर लेंगे, and that is how this chapter will get done. Bye bye, take care and do questions. Stay safe, stay healthy, keep enjoying. Bye.